वो काफिले में तो क्या गुब्बार में भी ना था, जो अव्वल आया पहले हजार में भी था ना था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद विमल और स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, CUET अंडर ग्रेजुएशन का जो एग्जामिनेशन है उसमें अब डोमेन जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको बता दूं दोस्तों, 50 क्वेश्चंस, 1 घंटे का समय, अब 50 को 50 क्वेश्चन करने हैं, यानी 250 में से 250 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अगर आपको 250 में 250 लाना ही है तो आपको लगभग लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी से जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, DU, JNU, जामिया इस्लामिया, जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ आपको 3 डोमेन या फिर 2 डोमेन तो लेना ही है। उसमें आपके लिए साइकोलॉजी एक बहुत बेटर ऑप्शन पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी का सिलेबस बहुत कॉम्पैक्ट है, क्वेश्चंस की प्रिडिक्टेबिलिटी हाँ थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा सब्जेक्ट टफ है, पर सब्जेक्ट पढ़ने का मजा भी है। साइकोलॉजी का एक इंटरेस्ट है। साइकोलॉजी को कहते हैं दोस्तों कि स्टडी ऑफ ब्रेन, माइंड, थॉट प्रोसेस, कैसे काम करता है इंसान, कैसे रिएक्ट करता है। अलग अलग चैप्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिर इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर इंसान की थिंकिंग क्या होती है, इंसान परेशान कब होता है, इंसान ग्रुप कैसे बनाता है, ग्रुप टूटता कैसे। हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको इस क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। दोस्तों लगभग लगभग 7 चैप्टर आपके लिए पढ़ने हैं इस बार CUET की एग्जाम के अंडर ग्रेजुएशन की जो एग्जाम है, ठीक। तो ये उसका पहला लेक्चर है। हम लोग चैप्टर 1 से नहीं, हम लोग चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है। 4, 5 उसके बाद हम लोग 1, 2, 3 करेंगे, फिर 6, 7 करेंगे। 6, 7 तो चुटकी में बहुत छोटा चैप्टर है। तो सिर्फ जो बड़े बड़े चैप्टर है 4 और 5 सबसे बड़े चैप्टर है, उसको हम लोग करेंगे, डील करेंगे। ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने चैप्टर 4 से स्टार्ट किया है। दोस्तों, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते चलना है, नोट करते चलना है और ध्यानपूर्वक बढ़ते चलना है। आगे बढ़े दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत कोट है। डोंट लेट द पास ब्लैकमेल योर प्रेजेंट टू रूइन अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। ये डॉक्टर खान है, जहांगीर खान जो कहते हैं, ये डेली जिंदगी का मूवी का डायलॉग है, आपने देखा होगा, ठीक। बहुत अच्छी मूवी है, एक बार देखिएगा दोस्तों। बहुत खूबसूरत लाइन है, इसकी बात भी बहुत सही है कि हमारा जो खराब पास्ट रहा है उससे हम अपने प्रेजेंट को ब्लैकमेल ना करें, जिससे हमारा खूबसूरत फ्यूचर जो कि आगे आप कुछ बन सकते हैं उसको खराब ना करें। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक। दोस्तों यहाँ टर्म क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर दोस्तों 2 टर्म होते हैं। क्या होता है? एक टर्म क्या होता है? डिजीज। क्या होता है? डिजीज। एक होता है डिजीज, दूसरा क्या होता है दोस्तों? डिसऑर्डर। दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है? डिजीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है? डिजीज का दोस्तों एक बायोलॉजिकल कारण होता है और हर डिजीज का एक इक्वल इलाज है, सबके लिए एक इलाज है। अगर मेरे सर में दर्द है तो सेरोडोनिन की गोली मैं खा लूंगा, सब लोग वही खा सकते हैं। तो लेकिन क्या एक्सेप्शन मिल सकता है? अगर मेरे पेट में दर्द है तो उसके 3-4 कारण हो सकते हैं कि कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कुछ पेट में हो गया होगा, एंजाइम्स खराब हो गए होंगे, कुछ खराब बैक्टीरिया खा लिया होगा, सब में यही कारण हो सकता है, ठीक। पर डिसऑर्डर का दोस्तों कोई एक फिक्स कारण नहीं होता है, ठीक। डिसऑर्डर का कोई फिक्स कारण नहीं होता है और हर इंसान के डिसऑर्डर का अलग अलग इलाज होता है। नाम ही डिसऑर्डर है, आपको पूरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज कर देगा। अलग अलग तरह के डिसऑर्डर होते हैं, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आपको हेलुसिनेशन होंगे स्किज़ोफ्रेनिया में, आपको सेपरेशन डिसऑर्डर हो सकता है, आपको फोबियाज हो सकते हैं, आपको क्या कहते हैं ED हो सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अलग अलग डिसऑर्डर को देखेंगे, उनके कारण को देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे क्या क्या है, और इस चीज़ से हम लोग जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको मार्क करके चलूँगा। सबसे पहले दोस्तों क्या है कि साइकोलॉजी में जो क्या कहते हैं, आपको अगर डिसऑर्डर को समझने के लिए 4 Ds हैं। एबनॉर्मल जो भी साइकोलॉजी है उसके लिए क्या है? 4 Ds है। सबसे पहले क्या है? डेवियंस, दूसरा डिस्ट्रेस है, तीसरा डेंजर है, चौथा क्या है? डिसफंक्शन। एक एक को दोस्तों ध्यान से समझते हैं। दोस्तों जो एबनॉर्मेलिटी है, पहले एबनॉर्मल होता क्या है इसको जान लीजिए। नॉर्मल क्या क्या एब लगे, यानी कि ही इज नॉट नॉर्मल। और जो भी इंसान दोस्तों एब नॉर्मल होता है दोस्तों, वो मेनली क्या करता है? नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। जो नॉर्मल शब्द किससे है? नॉर्म्स। दोस्तों नॉर्म्स क्या होते हैं? अनसेड रूल्स। जो अनकहे नियम कानून होते हैं, अनसेड रूल्स होते हैं, वही होते हैं दोस्तों नॉर्म्स। अनसेड रूल्स होते हैं। मुझे कोई कहेगा नहीं अनसेड रूल कैसे क्या होगा कि मैं पढ़ाने हूँ तो कपड़ों में आऊँ पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ाने हूँ तो मार्कर का इस्तेमाल करूँ, मैं पढ़ाऊँ तो गाना ना गाऊँ। अगर मैं ये ना करूँगा तो क्या होगा? मैं नॉर्म्स के खिलाफ चला गया हूँ। आगे बढ़े दोस्तों, तो देर मेनली 4 Ds टू आइडेंटिफाई अ एबनॉर्मल बिहेवियर। सबसे पहले क्या होता है? डेवियंस। डेवियंस मतलब होता है क्या? दूरी। नॉर्मल बिहेवियर से दूरी। द बिहेवियर इज डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल और बिजार। जो डिफरेंट होगा बहुत ही अनयूजुअल होगा। जैसे कि अगर मुझे किसी ने फ़ोन किया, पूछा आज़ाद कैसे हो, मैंने बोला पागल हो क्या, एक थप्पड़ मार दूँ क्या तुम्हें खींच के।
तो क्या होगा, ये बहुत ही बिजार बिहेवियर, बहुत फालतू बिहेवियर है, ऐसे मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे सकता, ठीक। तो क्या होगा, नॉर्मल से अलग होगा। अगला क्या है, और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब किसी बात में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाऊँ, किसी बात पे जल्दी रूठ जाऊँ, मानो ना, फिर वो क्या होता है, एक्सट्रीम बिहेवियर। जैसे अपने इंडियन सीरियल्स में देखा होगा, जो बहुत वहाँ पे एक्सट्रीम बिहेवियर में ही कोई प्रेम करता है बहुत ज़्यादा पागलों की तरह कर रहा है, और गुस्सा हो रहा है पागलों की तरह हो रहा है। तो जो भी लोग नॉर्मल होते हैं क्या करते हैं, वो बीच का समाधान निकालते हैं। अलग है दोस्तों, डिस्ट्रेस। तो जो भी इंसान दोस्तों एबनॉर्मल होता है, उससे बहुत स्ट्रेस टाइप होता है, बहुत ही मतलब वो एक क्या कहते हैं, उसे हमेशा पेल्पिटेशन होगा, बहुत ही घबराया सा रहेगा वो, ठीक, बहुत ही अनप्लेजेंट सा रहेगा, ठीक। द बिहेवियर इज अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन एंड टू द अदर्स, उसको ही बहुत ही खराब लगेगा, और सामने उसको जो रहेगा ना, वो भी बोलेगा कि यार दुखिया है बहुत है, इसके साथ कौन ही रहे, जब बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ दुख लेके चालू रहता है। तो क्या, इट्स एन साइन ऑफ अब नॉर्मल बिहेवियर। अगला दोस्तों क्या है, डिसफंक्शन। डिसफंक्शन दोस्तों क्या होता है, किसी भी शब्द में अगर डिस या फिर मान लग जाए, इसका मतलब क्या है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। द बिहेवियर इंटरफेयर्स विद द पर्सनस एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। कोई भी इंसान अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसका प्राइम एग्जांपल विराट कोहली है। ही वन सेट कि मैं मेंटली फिट नहीं हूँ, हज़ारों लोग जो एक कमरे में जहाँ मुझे चाहते हैं, वो मैं अपना वहाँ मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ, ठीक। उनकी फॉर्म कैसे गिर गई थी 19 से, जो क्या कहते हैं 2020 से लेकर जो क्या कहते हैं 22 तक उसके उनकी फॉर्म गिर गई थी। फिर एशिया कप में कम हुआ, तो उन्होंने मैं टाइम लिया, अपने फैमिली से थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो वो ठीक हुए। फिर अगला क्या है, डेंजर। द बिहेवियर डेंजरस। तो जो भी इंसान एबनॉर्मल है, उसका बिहेवियर क्या होगा, खुद के लिए भी डेंजरस होगा और सामने वालों के लिए भी डेंजरस होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है, अगला क्या है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या है दोस्तों, इट मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो भी बिहेवियर होगा, मैंने बता रखा है, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से दूर होगा। दूसरा क्या है, इट इम्प्लाइज डेविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने क्या, नॉर्म से दूरी को ही एबनॉर्मल कहते हैं। दो दोस्तों बेसिक फीचर होते हैं नॉर्म्स को पकड़ने के लिए कि कोई दोस्त कोई इंसान एबनॉर्मल है कि नहीं। पहला क्या है, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, ठीक, कि सोशल नॉर्म से वो दूर हो जाएगा। दूसरा क्या है, ही विल पोजेस अ मेल एडेप्टिव बिहेवियर। क्या दोस्तों, मेल एडेप्टिव बिहेवियर। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मेल एडेप्टिव, मेल लगे मतलब कि वो चीज़ कम करेगा, खराब करेगा। तो मेल एडेप्शन का मेन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो जल्दी कहीं अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उसकी डेवलपमेंट हिंडर हो जाएगी। जो उसका विकास है, जो कहते हैं ना इंसान का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका विकास रुक जाएगा। अगर मैं कोई एबनॉर्मल इंसान हूँ, तो मुझे 10 लोग के भीड़ में जाने में दिक्कत होगी, मैं अकेले कमरे में रहना चाहूँगा, दिन में सुसाइडल थॉट चलेंगे मेरे दिमाग में। तो क्या होगा दोस्तों, क्या पोजेस करेगा, मेल एडेप्टिव बिहेवियर। टू बेसिक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर इन साइकोलॉजी, ये होता है एक डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, दूसरा क्या है, मेल एडेप्टिव बिहेवियर। अगला क्या है दोस्तों, फिर देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे ये आया, ठीक। तो पहला इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसमें 3 माने गए। एक क्या होता है, सुपर नेचुरल अप्रोच, ठीक, ये भूत चुड़ैल वाला है, मैं सबको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर बायोलॉजिकल कारण माना गया कि नहीं, ऑर्गेनिक, इसमें 4 ह्यूमर्स की मानी कि गैलेनिक थ्योरी थी कि चारों फ्लूइड की डिस्बैलेंस चलता था। फिर क्या है, फिर माना गया नहीं, साइकोलॉजिकल कुछ दिमागी दिक्कत भी हो सकती है। फिर इसी की फिर एंशियंट वेस्टर्न वर्ल्ड में ही आपको देखा होगा ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच आया, ठीक, उसको हिपोक्रेट, सोक्रेट और प्लेटो गैलन ने दिया। उसको हम लोग ये वात पित्त का जैसे हमारा ना वैसा ही है, इसको आगे देखेंगे। फिर आया आपको मिडिल एज में रेनेसां आया, पुनर्जागरण, जो यूरोप में आया, उसके बाद लोगों की थिंकिंग बदली थोड़ी सी। फिर एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट, फिर बीच में लोगों को क्या लगा कि हर कारण क्या होगा, एनलाइटमेंट मतलब कि उनका दिमाग खुला कि नहीं भैया ऐसी भी हो सकती है। मेनली रेनेसां में क्या हुआ दोस्तों, या फिर एज ऑफ रीजन एनलाइटमेंट में लोगों ने ह्यूमनिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म एक फिलॉसफी है, फिर एक वे ऑफ थिंकिंग है, क्या कि जो इंसान है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकिंग किसके लिए, सबसे ज़्यादा इंसान के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, वो खुद, ना कि कोई एक्सटर्नल डिवाइन स्ट्रक्चर जो उनको आके हेल्प करेगा। अगला क्या है, इंटरेक्शनल और बायोसाइको सोशल अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और करंटली यही चल रहा है, इंटरेक्शनल अप्रोच या फिर बायोसाइको सोशल अप्रोच। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे ये सब है क्या। आगे बढ़ते हैं भाइयों, पहले क्या है, सुपर नेचुरल अप्रोच। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि इंसानों का लगा था कि कोई मैजिकल फोर्स है, कोई दानव, दैट वो लोग हैं। Abnormal behavior can be explained by the operation of supernatural and magical forces such as evil spirits, भूत प्रेत और डेविल शैतान, ठीक, कि कोई भूत प्रेत कहानी है, कोई स्पिरिट होंगे, इन्हीं कारण हो रहा है, ठीक। उसके लोग क्या करते थे, एक्सोर्सिज्म करते थे। अगर आपने कोई भी मूवी देखी होगी बॉलीवुड की 1920 वगैरह, तो उसमें एक्सोर्सिज्म करते क्या, दैट इज रिमूविंग द एविल दैट रिसाइड इन द इंडिविजुअल थ्रू
काउंटर मैजिक एंड प्रेयर्स, इट इज कॉमनली यूज, ठीक। वो तंत्र मंत्र करते हैं, उसे निकालने की कोशिश करते हैं। अगला क्या है, इन मैनी सोसाइटीज द शमन और मेडिसिन मैन, ओझा जो होते हैं वही करते हैं, माना जाता है कि यही सुपर नेचुरल फोर्स को निकालते हैं आपके बॉडी से और उनसे कम्युनिकेट भी करते हैं। दोस्तों मेरे लिए ये बकवास बात है, ऐसा कुछ होता नहीं, पर पहले ऐसे ही होता था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये आपको बना रखा है, ये एक शमन ओझा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्या है, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच, ये कि अब इंसान को खराबी है, उसका कारण क्या है, उसकी बायोलॉजी है। इंडिविजुअल्स बिहेव स्ट्रेंजली बिकॉज देयर बॉडीज एंड देयर ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये उनकी बॉडी में कोई दिक्कत है, या फिर लोग कहते नहीं, कहते भाई तू बचपन में गिर गया था, कैसे उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, भाई तेरे चोट लगी है क्या। वो किस लिए बोलते हैं, जब भी इनको लगे, क्या लगे कि इंसान एबनॉर्मल बिहेव करता है, उसका कारण क्या होता है, उसकी बायोलॉजी या फिर ब्रेन का माल फंक्शन होना। अगला क्या है, बॉडी एंड ब्रेन प्रोसेसेस हैव बीन लिंक्ड टू मेन टाइप्स ऑफ मैलिटिव बिहेवियर, मैंने आपको कहा भी, फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर करेक्टिंग दीज डिफेक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस रिजल्ट इन इंप्रूव्ड फंक्शनिंग, जो कि बात बिल्कुल सही है कि कुछ डिसऑर्डर में देखा भी गया है कि कुछ बायोलॉजिकल कारण हो सकता है। मान लीजिए किसी के पैर काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा डिप्रेस हो सकता है, पर उसका पैर अगर ठीक से काम करने लगे तो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग बेटर हो सकती है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्या है, साइकोलॉजिकल अप्रोच, आपको पता होगा साइकोलॉजी में मतलब क्या है दोस्तों कि इस पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेंसीज इन द वे ऑफ एन इंडिविजुअल थिंग्स फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड, जैसे वो दुनिया को सोचता है, महसूस करता है और देखता है, लेता है, ठीक। दोस्तों को बता दो कि ये जो लास्ट वर्ड है ना, परसीव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली जितने भी सुसाइडल केसेस आपको देखने लगते हैं, जो भी आत्मघात या फिर आत्महत्या के आप केसेस सुनते हैं, क्योंकि अगर कोई सुसाइड के दो मेन एक ही कारण जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है सुसाइडल टेंडेंसी होती है, इसका मेन बहुत बड़ा कारण पता है क्या है, कि आप किस तरह दुनिया को परसीव करते हैं। मान लीजिए आप ऐसा मान के चल रहे हैं आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, तो आपका परसीव किस तरह करते हैं आप, बहुत ही फॉल्स बिलीफ है, आप बहुत गलत देख रहे हैं दुनिया का, कोई हमेशा अच्छा ही होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है सुसाइड की, कि आप जब किसी चीज़ को हमेशा परसीव करें अच्छा और वो गलत निकल जाए। अगर आप किसी चीज़ को बचपन से मान रहे हैं और वो बड़े होकर पता चले कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आपके बिलीफ सिस्टम, आपके विश्वास पे ही चोट लगेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, ये कारण हो सकता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है। फिर आगे आपको ये ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। In the ancient Western world, it was philosophers, physicians of ancient Greece, such as Hippocrates, Socrates, and in particular Plato, जिन्होंने क्या दिया था, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच दिया था। उन्होंने क्या दिया था कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है किसमें, इमोशन और रीजन में, कि इमोशन कुछ और कह रहा है, रीजन कुछ और है। मन कर रहा है कि पहाड़ों पे चले जाऊं, और असल बात क्या है कि यहाँ बैठ के दिन भर कंप्यूटर पे काम करूं। तो जब भी इमोशन आपका, इसलिए कहते हैं ना कि जो काम करने की इच्छा करे वही करो। अगर कोई टेकी है तो उसे पहाड़ों पर बैठा दो, उसे खराब लगेगा। कोई एकदम ऐसे खुले एकदम हरफन मौला इंसान है कि जिसे यार की दुनिया में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, पहाड़ों पे जाओ, घूमना फिरना है, ट्रैकिंग करना है, तो उसे कंप्यूटर बैठा होगा तो क्या होगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला क्या है, गैलन ने क्या दिया था, उन्होंने बताया था कि जो वर्ल्ड है वो मेनली चार, मैंने बताया 4 ह्यूमर्स लिक्विड होती हैं बॉडी में, जो वर्ल्ड है वो 4 एलिमेंट से बनी है, किससे किससे, अर्थ, एयर, फायर, वाटर। वैसे ही हमारी बॉडी भी 4 एसेंशियल फ्लूइड से मिलकर बनी है, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेगम, इनसे मिलकर बनी है, ठीक। जब भी इनमें कोई बैलेंस इनबैलेंस दिखता है, इम्बैलेंसेस अमंग द ह्यूमर्स वर बिलीव्ड टू कॉज वेरियस डिसऑर्डर, ठीक। ये एकदम इंडियन जो क्या कहते हैं अथर्ववेद और आयुर्वेदिक टेस्ट में लिखा हुआ है कि वात पित्त कफ में जब भी डिसबैलेंस हो तो वही चांसेस होते हैं एब्नॉर्मल डिसऑर्डर की, उसी की एक तरीके से मान लीजिए कॉपी है। ये देखिए दोस्तों डायग्राम में कि येलो बाइल, ब्लड, फ्लेगम, ब्लैक बाइल, ये आपको अर्थ बताता है, ये आपको लाइट, ये बता क्या बता रहा है, फायर के बारे में बता रहा है, ये एयर के बारे में बता रहा है, और ठीक ये वाटर के बारे में फ्लेगम बता रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्या है, आपको मिडिल एज में रेनेसां वगैरह है तो उसकी बात हो रही है। डेमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशंस, डेमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन गेन रिन्यूड इंपॉर्टेंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्नॉर्मल बिहेवियर। लोगों के एब्नॉर्मल बिहेवियर का मेन कारण क्या होगा, डेमोनोलॉजी, जो कि जो भी इनका बिलीव कहता है कि पीपल विथ मेंटल प्रॉब्लम, जो भी कहते हैं उनके क्या कहते हैं एविल कारण है या फिर शैतान कोई बाहर से वो है। ड्यूरिंग द अर्ली मिडिल एजेस द क्रिश्चियन स्पिरिट ऑफ चैरिटी प्रिविल्ड and Saint Augustine wrote extensively about feelings, mental anguish and conflict. This led to the groundwork for the psychodynamic theories of abnormal behavior. उन्होंने बताया सेंट ऑगस्टीन ने कि भाई बहुत अलग भी कारण हो सकते हैं, शैतान, डेमोनोलॉजी, एविल सब बकवास बातें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, द रेनेसां पीरियड। मैंने को क्या पता है रेनेसां मतलब क्या होता है दोस्तों, पुनर्जागरण। जब
सब कुछ वापस से आपको एहसास हो कि नहीं मैं गलत था, अब ठीक करता हूँ ऐसे, ठीक। द रेनेसां पीरियड वाज मार्क्ड बाय द इंक्रीज ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर। मैंने क्या बताया था, ह्यूमनिज्म का जन्म यहीं से हुआ था। अकॉर्डिंग टू जॉन वेयर, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशन एज कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक। जो साइकोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में जो अपने ही सही रिलेशन होते हैं वो खराब हो जाए, तो इसके कारण भी हो सकता है, ठीक। और क्या है, ही ऑल्सो इंसिस्टेड दैट विचेज वर मेंटली डिस्टर्ब एंड रिक्वायर्ड मेडिकल नॉट थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक। जो विचेज या फिर जो चुड़ैल वगैरह होती थी, उनको वो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते थे, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनको कोई शैतान वैतान कोई डेमोनोलॉजिस्ट कोई आके वो ठीक नहीं कर सकता, उनको मेनली मेंटल ट्रीटमेंट उसकी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद से ही आपको चालू हुआ था, यहाँ से साइंटिफिकली देखा जाने लगा साइकोलॉजी को, ठीक। द ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लेड टू द रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट है क्या, कि लोगों को यूरोप अमेरिका में डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जाए। इसका मतलब क्या है कि उन्हें प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर, जो भी मतलब ऐसे मेंटली इल लोग हैं उनके लिए अलग अलग जगह बनाई गई कि उनका ध्यान दिया जाने लगा, उनको अच्छे से रखा जाने, ये नहीं कि मार पीटिए। लोग कहते हैं ना कि गांव में कि भूलते चप्पल मारो, ऐसा नहीं होता है, उनका केयर करने की जरूरत है, वो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं। अगला क्या दोस्तों, इंक्रीज कंपैशन फॉर पीपल हु सफर्ड फ्रॉम दीज डिसऑर्डर। जो भी ऐसे लोग थे उनके लिए करुणा बहुत बढ़ गई, लोगों को वो फील करने लगे कि नहीं इनके साथ गलत हो रहा है, हमें इनकी ध्यान देने की जरूरत है। अगला देखते दोस्तों क्या है, अगला क्या है, इंटरैक्शनल और बायोसाइकोसोशल अप्रोच। ये अभी का जो है, देखिए दोस्तों, जब मेनली इंसान के दिक्कत होने की वजह भी हो सकती है कि उसे कोई ना कोई मान लीजिए जेनेटिक या फिर बायोलॉजिकल दिक्कत हुई, तभी हो सकता है। सोशल, वो कैसे जगह रह रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बचपन कैसे बीता, उसके माँ बाप कैसे है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फिर उसका साइकोलॉजिकल, वो कैसे दुनिया को देखता है। ये तीनों मेजर कारण होते हैं, ये एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये इसी से इसके में से किसी एक में इम्बैलेंस हो या फिर तीनों इम्बैलेंस हो या फिर दो भी इम्बैलेंस हो, तो क्या पनपता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आइए एकदम करेक्ट है, इसी को इंटरेक्शनल अप्रोच कहते हैं, ठीक। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ convergence of these approaches which has resulted in an interactional और biopsychosocial approach। मैंने बताया, from this perspective all three factors, that is biological यानी physiological या फिर biological, psychological and social play important roles in the influencing the expression and outcomes of the psychological disorders, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें मेनली दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं, ठीक। ये क्या, हाँ ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैनुअल है, ठीक ठीक। ये जो डीएसएम है, हम लोग करेंटली कौन सा फॉलो कर रहे हैं, 5th एडिशन फॉलो कर रहे हैं, डीएसएम 5। और इसको कौन बनाता है दोस्तों, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू यहाँ से बनता है और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि ICD-10 जो है वो बिहेवियर और मेंटल डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन करता है, वो कौन बनाता है, WHO। ये दो इंपॉर्टेंट, एक यहाँ से एमसीक्यू और एक यहाँ से एमसीक्यू बनता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, फैक्टर्स अंडरलाइंग एब्नॉर्मल बिहेवियर। एब्नॉर्मल बिहेवियर के दोस्तों मेन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उस पर देखते हैं, ठीक। मेनली इसमें आपको पता है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल और सोशल कल्चर, ये सारे मॉडल्स हैं, और एक डायस्थेसिस स्ट्रेस मॉडल है। इन सब को दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में ध्यान से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। जितने भी दोस्तों मैंने आपको बताया वो 4Ds, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ICD-10 और DSM-5 के बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और रेनेसां के बारे में बताया, रेनेसां से ही साइंटिफिक अप्रोच जन्म ली थी साइकोलॉजी में, ये मैंने आपको बताया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, बोर्ड्स के लिए भी, CUET के लिए भी। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ते चलेंगे। मेरा नाम है आज़ाद विमल, आपका स्वागत है महामना अकेडमी में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।